चंपावत में मां पूर्णागिरी मेला 2026 का भव्य शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री धामी का ऐलान, मां पूर्णागिरी मेला साल भर चलाने की तैयारी। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत का बीजेपी पर निशाना, कहा सोच हो रही छोटी। नाम के आधार पर विरोध पर बोले रावत, पहचान नाम से नहीं इंसान से होती है। महेंद्र भट्ट का बयान, उत्तराखंड देवभूमि है, जबरन धर्म परिवर्तन नहीं होगा बर्दाश्त। जवान लड़की के मामले पर बोले सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश। देहरादून में 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव का आगाज। लोक कला और संगीत की शानदार झलक। राज्यपाल गुरमीत सिंह का संदेश, प्रकृति और संस्कृति से जुड़े। नौ मार्च से गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र शुरू। तैयारियां पूरी। सत्र की शुरुआत राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ 9 से 13 मार्च तक चलेगा सत्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज टीवी इंडिया पर और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। चंपावत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरी मेला 2026 का विधिवत शुभारंभ आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां पूर्णागिरी का आशीर्वाद उत्तराखंड और देश भर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं पर बना रहे। उन्होंने उत्तराखंड को देवभूमि बताते हुए कहा कि यहाँ के कण कण में आस्था और दिव्यता बसती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह मेला ऐसे समय पर होता है जब मौसम और प्रकृति दोनों श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने यह घोषणा की कि सरकार का लक्ष्य मां पूर्णागिरी मेले को पूरे साल चलाने का है। इसके लिए धाम में स्थायी ढांचे, बेहतर सड़क, रोपवे, सुचारू व्यवस्था और संविधान को मजबूत किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं को आवागमन, स्वच्छता और पेयजल जैसी सभी सुविधाएं समय पर मिले। मुख्यमंत्री ने बताया है कि पूर्णागिरी धाम को केंद्र में रखकर एक विशेष धार्मिक और पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा, जिससे चंपावत जिले को नया विकास मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर। तो उत्तराखंड के चंपावत की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मां पूर्णागिरी के मेले का आयोजन किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मेले के शुभारंभ में पहुंचे हैं और उन्होंने यहां पर साफ तौर पर प्रदेशवासियों के साथ साथ जो पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं, जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं, उनके लिए भी यहां पर दुआ की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह मेला ऐसे समय पर आता है जब प्रदेश और मौसम दोनों ही लोगों का, जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो पर्यटन सर्किट का ऐलान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। 2026 के मां पूर्णागिरी मेले की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो भीड़ है, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देखने के लिए भी पहुंची और इस मेले के आयोजन की शुरुआत में पहुंची है। विधिवत तरीके से पूजा अर्चना के बाद इस मेले का शुभारंभ किया गया। तो धाम में अब पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाई जाएंगी, ताकि किसी भी तरीके की कोई परेशानी यहां पर किसी भी श्रद्धालु को ना हो। सुचारू रूप से सभी जो चीजें हैं वो चलती रहे। आवागमन को लेकर, आवाजाही को लेकर, भीड़ प्रबंधन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उन सभी को लेकर यहां पर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सोच अब छोटी और संकीर्ण होती जा रही है। हरीश रावत ने दीपक कुमार के नाम के साथ मोहम्मद जोड़ने को लेकर हुए विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नाम से किसी की पहचान तय नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारत की ताकत उसकी विविधता और आपसी भाईचारे में है। पूर्व मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि धर्म और नाम के आधार पर समाज को बांटना बिल्कुल गलत है। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हुए कहा है कि देश को नफरत नहीं बल्कि प्यार और आपसी समझ की जरूरत है। हरीश रावत ने मोहब्बत की दुकान के संदेश को
आगे बढ़ाने की बात कही और ये कहा कि समाज में शांति बनाए रखने के लिए हर वर्ग को साथ लेकर चलना बेहद जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ऐसे मुद्दों को हवा देकर लोगों का ध्यान असली समस्याओं से भटकाना चाहती है। इस बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है और अब सभी की नजर बीजेपी की प्रतिक्रिया पर टिकी है। तो पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, आपको बता दें, जो विवाद देहरादून में हुआ था जिसको लेकर के दीपक के नाम के आगे मोहम्मद लगाया गया था, उसको लेकर यह बड़ा बयान हरीश रावत की तरफ से आया। उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर यह कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के नाम के आधार पर उसकी पहचान नहीं की जाती, व्यक्ति की पहचान इंसान के तौर पर की जाती है। भारत वो देश है जो अपनी विविधताओं के लिए पहचाना जाता है, सेक्युलरिज्म के लिए पहचाना जाता है। बावजूद इसके इस प्रकार की जो सांप्रदायिकता है जो यहां पर फैल रही है, उसको लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर साफ तौर पर यह कटाक्ष किया है। ये भाजपा की संकीर्णता को उजागर करता है, किस तरीके की सोच उनकी है। और दीपक कुमार ने जिस कार्रवाई का विरोध किया और जिस हुजम तरीके से बजरंग दली लोग जो है एक दुकान को बंद करा रहे थे और वो सामाजिक चेतना का प्रतीक बन करके आगे आया, उसने कहा नहीं मैं गलत कर रहा हूं। और जब उन्होंने कहा नाम, तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। तो ये नाम के आगे मोहम्मद सर लगाता मारा है, ये कह करके कि तुम जिस संकीर्ण सोच से काम करते हो वो संकीर्ण सोच जो है समाज के लिए उचित नहीं है और ये जो तुम्हारा कदम है वो गलत कदम है। और राहुल जी ने या देश भर में जो बुद्धिशील लोग हैं उन्होंने उनके काम को अप्रिशिएट किया है। ये तो भाजपा सांसद महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड को देवभूमि बताते हुए राज्य के धर्म परिवर्तन विरोधी कानून का जोरदार समर्थन किया है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि उत्तराखंड शांतिप्रिय राज्य है और यहां किसी भी तरह का जबरन धर्म परिवर्तन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक जवान लड़की से जुड़े मामले को लेकर कुछ लोग जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी सांसद ने साफ कहा है कि ऐसे मामलों में कानून अपना काम करेगा और किसी को भी कानून से ऊपर नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि देवभूमि की पहचान और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर कांग्रेस का रुख स्पष्ट नहीं है और वो वोट बैंक की राजनीति करती रही है। बीजेपी सांसद का यह भी कहना है कि राज्य सरकार धर्म और समाज की रक्षा के लिए सख्त कदम उठा रही है और आगे भी ऐसे कानून को मजबूती से लागू किया जाएगा। इस बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से बहस तेज हो चुकी है। देखिए, कांग्रेस का तुष्टीकरण का जो नजरिया है वो इसमें भी दिखाई देता है। उत्तराखंड देवभूमि है और पिछले दिनों जिस प्रकार के धर्मांतरण के कानून बने और जबरन धर्मांतरण के विषय को लेकर जिस प्रकार का एक माहौल इस राज्य में स्थापित करने का प्रयास किया गया, तो स्वाभाविक बात है कि उस पर एक प्रकार का प्रतिक्रिया समाज में देखने को मिले। अब क्योंकि दीपक अगर अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाता हो और उसके बाद कांग्रेस के जो नेता हैं उनके प्रति उनका प्रेम झलकता हो, तो ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का ही द्योतक है। और माननीय मुख्यमंत्री ने कल जो इस प्रकार से कहा कि जो तलाक शुदा जो बहनें हैं उनसे मिलने का समय राहुल गांधी जी पे नहीं है। तो अब खबर देहरादून से है। यहां पर 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत हुई है। इसमें उत्तराखंड की लोक संस्कृति, संगीत और परंपराओं की खूबसूरत झलक देखने को मिल रही है। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियों ने माहौल को पूरी तरह उत्सवमय बना दिया। इस मौके पर उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने लोगों से प्रकृति, संस्कृति और अपनी जड़ों से जुड़ने का संदेश दिया।
उन्होंने कहा कि इस आयोजन में नृत्य, गीत और बैंड की प्रस्तुतियां सभी का मन मोह रही हैं। राज्यपाल ने बताया कि अगले 2 दिनों तक चलने वाले इन कार्यक्रमों से लोगों को उत्तराखंड की लोक परंपराओं और इतिहास को करीब से जानने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि अपनी सभ्यता और पहचान को समझने का मंच भी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि इन 3 दिनों को उत्सव की तरह मनाएं और प्रकृति से आत्मिक जुड़ाव बनाएं। साथ ही साथ उन्होंने कृषि मंत्री, सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और डाक विभाग समेत कई विभागों के सहयोग की सराहना की। अपने संबोधन के अंत में राज्यपाल ने प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए सभी का धन्यवाद किया और जय हिंद के साथ अपनी बात खत्म की। नृत्य हैं, गीत हैं, हमारे बैंड हैं, उन्होंने भी बहुत सुंदर मधुर धुनों से सबका एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। और 2 दिन यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम भी होगा ताकि हम अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को, अपने लोक गीतों को, लोक संगीतों को हम एंजॉय कर सके। सच कहूँ तो ये जो 3 दिन हैं, आई थिंक लेट्स एंजॉय आवरसेल्फ, लेट्स कनेक्ट टू आवर प्रकृति, हमारे नेचर के साथ में, हमारी सभ्यता के साथ में, हमारी संस्कृति के साथ में, और आज के दिन में हम अपनी पैशन और अपनी लगन को किस प्रकार दें। मैं इस पल पर कृषि मंत्री जी को, सेक्रेटरी साहब को, हमारे इंफॉर्मेशन और पीआर और पोस्टल डिपार्टमेंट, यहाँ पर 30 डिपार्टमेंट हिस्सा ले रही हैं, और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना हार्डवर्क किया है। तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण एक बार फिर से प्रदेश की सियासत का केंद्र बनने जा रही है। 9 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र को लेकर भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने यह स्पष्ट किया है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इस सत्र की शुरुआत राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ होगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले ही देहरादून में हाई लेवल मीटिंग की जा चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष का यह कहना है कि सत्र का स्थान और समय तय करने का अधिकार सरकार का होता है और सरकार के फैसले के अनुरूप 9 से 13 मार्च तक सदन की कार्रवाई संचालित की जाएगी। बजट सत्र के राज्य के विकास का रोड मैप यानी कि बजट पेश किया जाएगा, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने साफ तौर पर बताया है सत्र को लेकर तैयारियां अब ऐसे में पूरी कर ली गई हैं। भराड़ीसैंण विधानसभा भवन अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बता दें आने वाले समय में जो सत्र होगा उसको लेकर यह बड़ा बयान दिया गया है। 9 मार्च से भराड़ीसैंण में सदन की आवाज अब गूंजेगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यह सदन पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है। इसको लेकर ऋतु खंडूरी ने बयान दिया है। सत्र के लिए उन्होंने कहा है कि भराड़ीसैंण विधानसभा भवन अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सत्र को लेकर यह अहम जानकारी ऋतु खंडूरी की तरफ से, जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बताया है कि अब आने वाले समय में जो सत्र होगा वो यहीं पर होगा और यही इमारत है जहां पर यह सत्र चलाया जाएगा। तो 9 मार्च से यहां पर सदन की आवाज अब गूंजेगी। देखिए, ऐसा है कि भराड़ीसैंण गैरसैंण में इस बार हमारा सत्र होने जा रहा है। बजट सेशन है, गवर्नर साहब का भी अभिभाषण होगा, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। आपने देखा होगा इस बार हमारी जो सिक्योरिटी की बैठक हुई है वो भी काफी समय पहले कर दी गई थी, ताकि हर तरह से चाक चौबंद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन रहे और साथ ही साथ विधानसभा सचिवालय को जिस तरह की वहां पे व्यवस्था करनी है ताकि सुचारू रूप से हमारा सत्र चल सके, उसकी हम पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। जिस तरीके से लगातार विपक्ष तो देहरादून में आज से वसंत के रंगों की एक अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। राजभवन के लोक भवन में वसंतोत्सव 2026 का भव्य आरंभ हो चुका है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने रिबन काटकर इस 3 दिवसीय पुष्प महोत्सव का उद्घाटन किया। इस बार का वसंतोत्सव न केवल फूलों के शौकीनों के लिए खास है, बल्कि यहां उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति की झलक भी देखने को मिल रही है।
राज्यपाल के साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और गणेश जोशी ने भी विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं, जहां पर दुर्लभ फूलों की प्रजातियों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया जा रहा है। आखिर इस बार वसंत उत्सव में और क्या कुछ नया है, देखिए। तो फूलों की खुशबू से दून घाटी जो है पूरी तरह से महक चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में राज्यपाल गुरमीत सिंह यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। तमाम जगहों पर पहुंच के उन्होंने देखे अलग अलग तरीके की जो फूल हैं वहां पर, उन्होंने हर प्रजाति के फूल वहां पर जाकर के देखे हैं, हर फूल की खुशबू से, क्योंकि जो घाटी है पूरी तरह से महक रही है। इस महोत्सव में पुष्प प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बना है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम तरीके के जो फूल हैं वो यहां पर लगाए गए हैं। वसंत उत्सव 2026 का शुभारंभ यहां पर कर दिया गया है। दून घाटी पूरी तरह से फूलों की खुशबू से महक उठी है। पुष्प प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र यहां पर बनी है। तो उत्तराखंड में चुनावी बिसात बिछने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को धार देना शुरू कर दिया। अल्मोड़ा के पताल देवी स्थित पार्टी कार्यालय में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान 2026 का शंखनाद हुआ है। इस एक दिवसीय जिला कार्यशाला में भाजपा का पूरा कुनबा एकजुट नजर आया। जिला अध्यक्ष महेश नयाल और संयोजक प्रकाश भट्ट ने मंडल अध्यक्षों और प्रभारियों को जीत का नया मंत्र दिया। कार्यशाला का मुख्य एजेंडा कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लैस करना है, ताकि वो बूथ स्तर पर जनता के बीच पैठ बना सके। बीजेपी की रणनीति अब मंडल स्तर पर बड़े प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की है। भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण महाअभियान 2026 पूरे देश भर में चल रहा है। इसकी कार्यशाला पहले हमारी देहरादून में हुई, उसके बाद इसमें वक्ता हमारे मंडलों में जाएंगे, उनकी कार्यशाला हल्द्वानी में हुई और आज हमारे जिले की कार्यशाला हुई है। इस कार्यशाला में 7 मार्च से 14 अप्रैल तक सारे मंडलों में हमारे 2 दिवसीय प्रशिक्षण अभियान चल रहा है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण होना है, इससे एक अपेक्षित सूची है। इसमें हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक, बूथों के अध्यक्ष, मंडल के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, शायद सभी लोग उस प्रशिक्षण वर्ग में रहेंगे, जिसके तहत हम भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, संगठन में जो भारतीय जनता पार्टी का काम है, हम मंडल स्तर में हमें क्या काम करना है, आने वाले चुनाव को लेकर हम क्या काम करेंगे, संगठन को मजबूत करने के लिए क्या काम करेंगे, इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार वर्षों से हर 2-4 सालों में प्रशिक्षण अभियान चलाती है। इसी के निमित्त यह आज प्रशिक्षण अभियान यहाँ पे संपन्न हुआ है। हमारा जो प्रशिक्षण महाअभियान है, ये लगातार जब तक हमारे संगठन के जो है नए दायित्ववान कार्यकर्ताओं का पदाधिकारी बनते हैं तो उनका नवसृजन होता है, तो उनको जो है ठीक प्रकार से संगठन की विभिन्न विषयों की जानकारी हो, संगठन की रीति नीति का पता हो, अपने संगठन का जो विचार, उस विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए उनके दिमाग और मस्तक में हमारे संगठन क्या है, क्या काम कर रहा है, संगठन क्या विचार करता है और क्या समाज के बारे में विचार करता है, क्या व्यक्ति का विचार करता है, क्या राजनीतिक क्षेत्र में किस प्रकार से संगठन का प्रभाव अपने दूरगामी हो, और उसका हमारे जो मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास अंतिम पंक्ति पर तक बैठे हुए व्यक्ति का जो विकास है, उसको कैसे हम लोग निर्माण करें, उसको कैसे हम लोग जन जन तक पहुंचाएं और अपने संगठन को कैसे मजबूत बनाएं और संगठन को कैसे प्रभावी बनाएं और संगठन की रीति नीति कैसे हम लागू करें, इस विषय को लेकर के हम लोग लगातार प्रशिक्षण अभियान चलाते रहते हैं। उसी क्रम में आज हमारे इस जिले का प्रशिक्षण अभियान का क्रम हमारा इस जिले का है। इसके पश्चात हम लोग अपने मंडलों में और बूथों में इस प्रशिक्षण अभियान को ले जाएंगे। सीवान जिले पिथौरागढ़ के बेरीनाग और गंगोली हाट क्षेत्र में रंगों के त्योहार होली की खुमारी अब सिर चढ़कर बोलने लगी है। नगर से लेकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक हर तरफ अबीर गुलाल और फाग के गीतों की गूंज सुनाई दे रही है। बेरीनाग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर पर्व की खुशियां साझा की है। वहीं बेरीनाग, चौकड़ी, पांखू और राई आगर जैसे इलाकों में मातृशक्ति का जोश देखते ही बन रहा है। महिलाओं ने न केवल बढ़ चढ़कर होली खेली है, बल्कि विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए अपनी लोक संस्कृति का भी प्रदर्शन किया। ग्रामीण क्षेत्रों में
कुमाऊनी, खड़ी और बैठकी होली का दौर भी शुरू हो चुका है। इस कड़ी में पूर्व विधायक मीना गंगोला ने भी क्षेत्रवासियों के साथ होली खेलकर उन्हें शुभकामनाएं दी। लग रहा है मैं समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और समस्त विधानसभा क्षेत्र गंगोली हाट के सम्मानित जनता को, थानागढ़ के जनपद के समस्त क्षेत्रीय जनता को होली के पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और अभी हम भी संघ कार्यालय से होली खेल के आ रहे और समस्त ग्रामीण क्षेत्र की जनता जो बहुत भली प्रकार से होली मना रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। और बसंत ऋतु में आने वाला इस होली पर्व की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिस तरह से होली का रंग मिल करके एक बहुत सुंदर दृश्य देता है, इसी तरह से समस्त सभी लोगों के जीवन में भी एक अच्छा दृश्य आए और सब मतभेद, दिल भेद सब बुझा करके एक नई शुरुआत करें, नए जोश के साथ। समस्त क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं। तो खबर चमोली से है, जहां नंदा देवी राजजात यात्रा से जुड़े हैं और यहां पर थराली, देवाल, मुंदोली, वाण मोटर मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें सामने आई थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेश चंद्रा ने मौके पर पहुंचकर सरप्राइज इंस्पेक्शन किया है। उन्होंने थराली, देवाल मोटर मार्ग पर बन रही सुरक्षा दीवारों, नलियों और अन्य कामों का जायजा लिया। जांच के दौरान काम में कमी मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और संबंधित इंजीनियरों को सख्त निर्देश दिए हैं। निर्माण में किसी भी तरह की लापरवाही ना हो। खासतौर पर बंदर ढोण क्षेत्र के पास बन रही सुरक्षा दीवारों पर उन्होंने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पहले साइट का सही सर्वे किया जाएगा, उसके बाद ही पहाड़ की कटिंग और पक्का निर्माण होगा, ताकि बरसात में लोगों को दिक्कत ना हो। ठेकेदार द्वारा टेंडर सबलेट करने की शिकायत पर भी जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि विभाग की अनुमति के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, औचक निरीक्षण किया गया था यहां पहुंचकर, जिसके बाद इंजीनियर्स को सख्त निर्देश दिए गए। सड़क निर्माण को लेकर तमाम सवाल अब उठने लगे। आपको बता दें, कई शिकायतें यहां पर पहुंची। तो उसके बाद ये चमोली मार्ग जो आप देख रहे हैं, ये वही मार्ग है जो बद्रीनाथ के रास्ते पर आता है, जिसको लेकर के सड़कों की समस्या सबसे ज्यादा आती है। ऐसे में अधीक्षण अभियंता का ये औचक निरीक्षण था, जहां पर इंजीनियर्स को साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि लोगों को आवाजाही में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सुरक्षा दीवारों को लेकर के भी, ताकि किसी प्रकार की भूस्खलन की समस्या ना आए, दीवारों से किसी प्रकार का कोई पत्थर, कोई मलबा नीचे ना गिरे, उसको लेकर के भी यहां पर कई सारे सवाल किए गए। यू आकार की नहीं बनेगी, वो बनी हुई है। केसी ड्रेन बनाएंगे और जहां यू आकार की है उसको हम जगह जगह ढक देंगे, ताकि अगर गाड़ी साइड भी करेगा तो एक चक्का कम से कम उस पर चला जाए, ये कर देंगे हम। तो अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में पुलिस लाइन में सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में एसएसपी अजय सिंह ने पुलिस कर्मियों की समस्याएं सुनी है और उनके समाधान का भरोसा दिया। सम्मेलन के दौरान पुलिस जवानों ने अपनी ड्यूटी से जुड़ी दिक्कतों को खुलकर रखा। एसएसपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस कर्मियों की सुविधा और मनोबल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इस मौके पर अच्छा काम करने वाले 29 पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। एसएसपी ने उनकी पीठ थपथपाई और आगे भी इसी तरह से मेहनत और काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा है कि पुलिस की छवि जनता के भरोसे से बनती है, इसलिए सभी कर्मी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाएं। सम्मेलन में अनुशासन, टीम वर्क और बेहतर कामकाज का खास जोर दिया गया। तो अब खबर देहरादून से है, जहां मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें एसएसपी अजय सिंह ने सख्त रुख दिखाया। बैठक में सभी थाना प्रभारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी।
एसएसपी ने कहा कि ऑपरेशन क्रैक डाउन के तहत सत्यापन अभियान तेज किया जाए, किराएदार, मजदूर और संदिग्ध लोगों की जांच लगातार हो। वांछित और इनामी अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। जघन्य अपराध में तुरंत कार्रवाई करने और कोर्ट में मजबूत पैरवी करने पर भी जोर दिया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत संगठित अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने की तैयारी के निर्देश दिए। रमजान और होली को देखते हुए पीस कमेटी की बैठकें और सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने को कहा गया है। चेकपोस्ट पर सख्त चेकिंग और स्कूल समय में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने के आदेश दिए गए। तो अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन की तरफ से तमाम कवायदें यहां पर की जा रही हैं। त्योहार से पहले सुरक्षा एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, उसको लेकर साफ तौर पर यह कहा गया है कि अमन और शांति के साथ दोनों ही त्योहार जो हैं ये निपट जाएं। रमजान का महीना चल रहा और ऐसे में फागुन मास में आने वाली होली, उसको लेकर के साफ तौर पर प्रशासन ने अपनी तरफ से तमाम हिदायतें दी हैं। अपराधियों का जो रिकॉर्ड था, जो किराएदार हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं और तमाम जो लोग हैं, उनका यहां पर इंस्पेक्शन करने के लिए बोला गया है, वेरिफिकेशन करने के लिए बोला है। ऑपरेशन क्रैकडाउन को अब तेज गति दी जा रही है। त्योहारों से पहले पूरी तरह से सख्त चेकिंग और स्कूल समय में पुलिस की मौजूदगी और मुस्तैदी को बढ़ाने को लेकर प्रशासन ने यह बड़ी बात कही है। आपको बता दें, आसपास के स्कूलों में, कॉलेजों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है, पेट्रोलिंग्स बढ़ा दी गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना यहां पर ना घटित हो। इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। तो अब खबर देहरादून से है, जहां बढ़ते वाहनों और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। शहर के साथ साथ ऋषिकेश और विकास नगर को पहले चरण में शामिल किया गया है। इन तीनों शहरों में PUCC 2.0 सिस्टम लागू किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए RTO ऑफिस में प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया। डॉक्टर अनीता चमोला ने बताया कि 25 तारीख से यह सिस्टम लागू हो जाएगा। इसका मकसद वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाना है। प्रशिक्षण में पॉल्यूशन जांच केंद्र चलाने वालों को नए पोर्टल पर काम करने की जानकारी दी गई। उन्हें लॉगिन प्रक्रिया, मोबाइल नंबर जोड़ने, डेटा अपलोड करने और प्रमाण पत्र जारी करने का तरीका समझाया गया है। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से हुआ है। विभाग का यह कहना है कि नए सिस्टम से फर्जी प्रमाण पत्र पर रोक लगेगी और पूरी प्रक्रिया साफ और आसान हो जाएगी। तो RTO में विशेष प्रशिक्षण हुआ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यह ट्रेनिंग RTO के अंदर दी जा रही है। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल 2.0 को लेकर यह प्रोग्राम यहां पर किया गया है, जो कि 25 तारीख से लागू होगा। यह नया सिस्टम है जो 25 तारीख से लागू होगा। प्रदूषण पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने को लेकर यह ट्रेनिंग यहां पर RTO में कराया गया है। PUCC 2.0 को लागू किया जाएगा, उसको लेकर के RTO ऑफिस में यह प्रशिक्षण लगाया गया। ऋषिकेश, विकास नगर भी इसमें शामिल है, यानी कि पूरी तरह से उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, वहां पर प्रदूषण अपने आप में एक बड़ी समस्या, और इस प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए RTO ने अपनी तरफ से यह विशेष ट्रेनिंग चलाया है। पॉल्यूशन पर पूरी तरह से नियंत्रण इस ट्रेनिंग के बाद करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी RTO की हो जाएगी। एनकैप नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत तो उत्तराखंड की 3 शहरों को, काशीपुर है, ऋषिकेश और देहरादून, ये नॉन अटेनमेंट सिटीज के अंतर्गत हैं, जिसको कि जहां पर एयर पॉल्यूशन की मॉनिटरिंग होती रहती है। और इसके लिए यहाँ पर वृहद स्तर पर कुछ कार्यक्रम भी हम लोग करते हैं, जागरूकता कार्यक्रम तो करते हैं, साथ साथ हम पॉल्यूशन के हम चालान भी मतलब डिफरेंट लेवल्स पे जाके करते हैं। तो अभी जो पूरा उत्तराखंड के स्तर पर जितने भी पॉल्यूशन सेंटर संचालित हैं, वो अभी वाहन से इंटीग्रेटेड हैं और ओल्ड वर्जन पर वो चल रहे थे, जिसमें कि कोई ऐप या मोबाइल इंटरफेस इस तरह का नहीं था, कोई जियो फेंसिंग वगैरह नहीं थी, केवल पोर्टल पे जाके लॉगिन करके हम वाहन की पॉल्यूशन को कर सकते थे। अभी रिसेंटली ये इसका PUCC का जो है 2.0 वर्जन लॉन्च हुआ है और हमारे यहाँ।
तो अब खबर जसपुर से है, जहां जसपुर उप निबंधक कार्यालय के कर्मचारियों पर किसानों से लोन के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगा है। इस मामले में भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता ने मीडिया को बताया कि वो सबसे पहले नवनियुक्त उप जिलाधिकारी राहुल शाह से शिष्टाचार भेंट करने पहुंचे और उनका स्वागत किया। उसके बाद किसानों ने अपनी लोन से जुड़ी समस्याएं लेकर उप निबंधक कार्यालय का रुख किया। किसानों और यूनियन पदाधिकारियों ने उप निबंधक को पत्र देकर समस्याओं से अवगत कराया। इस पर उप निबंधक अधिकारी ने कहा कि 5 लाख रुपए तक के लोन पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा और सीधे किसान कार्यालय आए तो कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। जब हमारी टीम ने उप निबंधक अधिकारी प्रति मंजूरी से जानकारी मांगी तो उन्होंने मीडिया के सामने कुछ भी बताने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। और आज हमारी यहाँ पर कल की रणनीति बन रही थी, कल महापंचायत की, तो किसानों द्वारा शिकायत आई थी कि कुछ एक्स्ट्रा शुल्क लिया जा रहा था। उस विषय में रजिस्ट्रार महोदय से मिले थे और वो सारी जो समस्या है उन्हें बताई गई और उन्होंने आश्वस्त किया कि 5 लाख तक के लोन पर कोई शुल्क नहीं है और उससे ऊपर है वो स्टाम्प लगता है 100 रुपए का, जितना ऊपर होगा तो वो सारी स्थिति साफ हो गई। उन्होंने कहा कि मेरे साथ 5 सीधे किसान आए और कोई ऐसा एक्स्ट्रा शुल्क नहीं दिया जाएगा। तो खबर देहरादून से है, जहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कचरे के निस्तारण में तेजी और पारदर्शिता लाना जरूरी है। मुख्य सचिव ने डोर टू डोर कलेक्शन और सोर्स सेग्रीगेशन पर विशेष जोर दिया है। तो कचरा वाहनों की ऑनलाइन ट्रैकिंग अब से की जाएगी। इसके साथ ही प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने और कचरे की बेहतर मैनेजमेंट के लिए अधिकारियों को भी ठोस निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने ये अहम निर्देश दिए। कचरा वाहनों की ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए सिस्टम विकसित करने और आधुनिक तकनीक और मशीनरी के उपयोग पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में जीपीएस आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग का ट्रायल चल रहा है ताकि कचरा वाहनों की स्थिति और समय पर कलेक्शन की निगरानी की जा सके। मुख्य सचिव ने कहा है कि यह कदम केवल शहर को स्वच्छ बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि कचरे से होने वाले प्रदूषण को कम करने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़ टीवी इंडिया पर।